हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये वीडियो जो है मैं विशेष रूप से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए डाल रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कार्य। कार्य क्या है? कार्य जो है, यदि किसी वस्तु पर बल लगता है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो कार्य किया जाता है। यदि किसी पिंड पर बल लगे और उसमें विस्थापन नहीं हो या स्थान परिवर्तन नहीं हो तो कार्य संपादित नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है और उसमें अगर विस्थापन उत्पन्न होता है तो ही कार्य किया जाएगा, अन्यथा कार्य संपादित नहीं होता है। तो देखिए, कार्य, बल और विस्थापन में क्या संबंध है? कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है, वर्क, और ये होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल। बल और बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य है। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो कार्य जो है बल और विस्थापित दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। और अगर अलग अलग दिशाओं में है तो इसे विस्थापन के प्रक्षेप के गुणनफल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। W बराबर Fs cos थीटा। कार्य का जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक, वो न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का मात्रक है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक है मीटर, तो कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर। किसी वस्तु पर अगर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और उसमें 1 मीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ये 1 जूल की परिभाषा है। इसके बाद देखिए कार्य के प्रकार। कार्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य का अर्थ है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो जो बल द्वारा कार्य किया जाएगा वो धनात्मक होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो धनात्मक होगा। किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो बाह्य बल द्वारा जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। दूसरा है ऋणात्मक कार्य। आप इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ऋणात्मक कार्य क्या है? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी से उठाता है तो गुरुत्वीय बल के द्वारा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो नेगेटिव होगा। या कोई पिंड किसी खुरदरी सतह पर फिसलता है तो घर्षण बल के द्वारा जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है शून्य कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिएगा। शून्य कार्य क्या है? जब बल और विस्थापन लंबवत दिशा में हो, एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो तो बल द्वारा जो कार्य होगा वो शून्य होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कोई कुली है, सिर पर बोझ उठा के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो कोई कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका कार्य गुरुत्व बल के लंबवत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल हमेशा वस्तु के विस्थापन के लंबवत होता है। ये चीज़ आपको कंठस्थ करना है कि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल जो है वस्तु के विस्थापन के लंबवत होगा। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो शून्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा जो है, किसी भी पिंड के कार्य करने की क्षमता उसमें निहित ऊर्जा के द्वारा होती है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर या उसे जूल भी कहते हैं, तो कार्य का मात्रक भी जूल है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी कार्य की तरह जूल है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ऊर्जा कौन कौन से प्रकार की होती है। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा। किसी भी पिंड में उसकी गति या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है वो स्थितिज ऊर्जा है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी पिंड को पृथ्वी से किसी ऊंचाई तक उठाने में जो विद्यमान ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई 2 पिंड है, उसमें एक भारी एक हल्का है, उनको समान ऊंचाई से रेत पे गिराया जाए तो भारी पिंड जो है हल्के पिंड की तुलना में रेत में ज़्यादा गहराई में गिरेगा, उससे अधिक स्थितिज ऊर्जा निहित है। यदि एक ही पिंड को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाए तो वो पिंड जो अधिक ऊंचाई तक उठाकर गिराया जाता है वो अधिक गहराई तक रेत में गिरेगा, क्योंकि उसमें अधिक स्थितिज ऊर्जा संचित है। ये एक कॉमन सेंस की बात है। स्थितिज ऊर्जा जो है उसे PE से प्रदर्शित करती है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो सूत्र है उसे mgh से प्रदर्शित करते हैं। m जो है वो द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है वो ऊंचाई है। इसके बाद हम देखते हैं गतिज ऊर्जा।
किसी पिंड की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है वो गतिज ऊर्जा है। जब कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब गतिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? सबसे पहले द्रव्यमान पर। किसी भी पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। दूसरा, वेग पर। किसी भी पिंड का वेग जितना अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। जैसे बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और इसका सूत्र है 1/2 mv²। यह आपको याद रखना है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र। और स्थितिज ऊर्जा का बताया था मैंने, P(mgh), ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रकार, ऊष्मीय ऊर्जा। शरीर के अंदर प्रवाहित होकर गर्माहट का और शरीर के बाहर प्रवाहित होने पर ठंडक की अनुभूति देती है। ये भी एक ऊर्जा का रूप है। इसके बाद है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जो है ये विभिन्न वस्तु को देखने में उपयोगी है। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा। घरों में बल्ब, पंखा, पंप, कमरे गर्म रखने के लिए, टीवी चलाने के लिए जो ये सारी ऊर्जा है ये विद्युत ऊर्जा है। ये आवेशित कणों की गति के कारण उत्पन्न होती है। चुंबकीय ऊर्जा। चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित करती है, इस प्रकार चुंबक में कार्य करने की क्षमता है, वही चुंबकीय ऊर्जा है। इसके बाद है ध्वनि ऊर्जा। ऊर्जा का वो रूप जो सुनने में सहायता करता है ध्वनि कहलाता है। कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होगी। इसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं के नाभिक में रहने की विशेष अवस्था के कारण नाभिक में जो स्थितिज ऊर्जा है, जो परमाणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है, तो उनके कारण नाभिक में जो स्थितिज ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा है। अब देखिए कुछ विशेष युक्तियों में ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन किस प्रकार होता है, इनसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो देखिएगा, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह आपको ध्यान रखना है, ये विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करेगा। विद्युत सेल, ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सोलर सेल, ये सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार डायनेमो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इसके बाद विद्युत मोटर, आप सभी परिचित है इससे। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हमने देखो होगा पहले करंट देना पड़ता है फिर वो वर्क करता है, और डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ती है तब वो विद्युत में उसे कन्वर्ट करेगा। इसी प्रकार लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, लाउड स्पीकर। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी प्रकार सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है। इंजन ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसे कोयले का जलना जो है वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है कोयले के जलने में। अब इसके बाद हम ऊर्जा रूपांतरण और संरक्षण देखते हैं। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। जैसे हम देखते हैं कोई बांध के भरे हुए पानी में संचित स्थितिज ऊर्जा जल की ऊंचाई से गिरने पर गतिज ऊर्जा में बदलती है, और जब वो बहता हुआ जो जल है उसकी गतिज ऊर्जा टरबाइन के घूमने के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा में बदलती है। तो टरबाइन के शाफ्ट से जुड़ी कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, और ये टरबाइन की घूर्णन गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसी प्रकार घरों में बल्ब या ट्यूबलाइट जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ओवन, हीटर, इस्त्री, सोल्डर, आयरन ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत पंप है या मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब देखिए शक्ति, पावर। एकांक समय में किए गए कार्य की मात्रा शक्ति है। शक्ति को कार्य बटे समय से प्रदर्शित किया जाता है, और कार्य का मात्रक अभी मैंने आपको बताया था जूल होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड, या इसे वाट भी कहते हैं। ये इसका ऐसा ही मात्रक है, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, वाट। एक अश्व शक्ति यानी 1 HP हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और एक यूनिट जो है, एक यूनिट या 1 kWh किलोवाट आवर, या एक यूनिट जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, या इसे 36 × 10⁵ भी लिखा जा सकता है। आप इन्हें दोनों को ध्यान रख लें। ये एक यूनिट जो हमारे विद्युत का खर्च आता है वो एक यूनिट का अर्थ है ये। अब देखिए आप सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, ये सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, और इसके अनुसार E = mc²।
ये एक सूत्र के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। इससे पहले न्यूटन ने बताया था कि स्थान और समय जो है वो किसी भी प्रभाव से मुक्त है और उन पे अंतरिक्ष के जो गतिशील पिंड है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बाद में 20 मार्च 1916 को अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको गलत सिद्ध किया और उन्होंने बताया कि समय और स्थान पर ब्रह्मांडीय जो पिंड है उनका भी प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। m यहाँ द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है? सभी प्रकार की जो ऊर्जा का मूल सोर्स है वो सूर्य ही है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके पेड़ पौधे बढ़ते हैं जिससे लकड़ी मिलती है और पेड़ पौधों के अंदर दब जाने से बाद में ये पत्थर, कोयले, पेट्रोल इनमें परिवर्तित हो गए। तो सबसे मेन जो एनर्जी सोर्स है वो सौर ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है। इसी प्रकार समुद्र का जल सूर्य से ऊष्मा लेके वाष्प में बदलता है और वायुमंडल में जाता है जिससे वर्षा होती है और वर्षा के जल से बड़े बड़े बांध जो है वो बांध बना के हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो पृथ्वी पे जो सारी जो एनर्जी मिलती है वो कंप्लीट सौर ऊर्जा पर ही डिपेंड है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो सूर्य में हाइड्रोजन के बहुत अधिक भंडार है। हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संयोग करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं और इस क्रिया में जो पदार्थ है उनका कुछ द्रव्यमान ऊष्मा, प्रकाश या अन्य रूप में रूपांतरित होता है। यही ऊर्जा सूर्य से प्रसारित होती है। तो द्रव्यमान से ऊर्जा में रूपांतरण की जो प्रक्रिया है ये नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संयोग करके हीलियम के नाभिकों में बदलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।